डाइजेस्टिव लास्ट टाइम बता रहे थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। आपको पैनक्रियाज से मैंने बता दिया था, ठीक। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्लैंड है ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन, ये क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। हालांकि ये इंटेस्टाइन में कहाँ है? इंटेस्टाइन। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती है? ड्यूडेनम में। कहाँ बताएंगे? ड्यूडेनम, क्योंकि स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। ये आपको मिलेगा एंड और ड्यूडेनम में देखिए किस लेयर में, जब आप एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा लेयर होती है, ठीक है। सब म्यूकोसा में मिलेगा ये क्वेश्चन आता है, कहाँ होता है? सब म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। क्या काम होता है? ये एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज कराता है। क्या रिलीज करता है? एल्कलाइन फ्लूइड, मतलब एक बेसिक फ्लूइड बनाता है। जैसे स्टमक में HCl क्या करेगा? एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, तो ड्यूडेनम में पीएच होना चाहिए बेसिक, तभी डाइजेशन होगा। अगर पीएच एसिडिक हो गया तो डाइजेशन नहीं होगा ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए पीएच कैसा होना चाहिए? बेसिक। तो बेसिक पीएच कहाँ से मेंटेन होगा? ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये एल्कलाइन फ्लूइड बनाएंगे जो बेसिक पीएच को मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो मेंटेन बेसिक पीएच कैसे? बाय रिलीजिंग, इससे रिलीज होता है अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम ये हो गया, अल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज कराता है ड्यूडेनम में जो बेसिक पीएच को मेंटेन करेगा। जानते हैं सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। अभी जब डाइजेशन पढ़ाएंगे मैकेनिज्म तो बताएंगे कहाँ कौन सा डाइजेशन हो रहा है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का नाम होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम में ये ग्लैंड तो ये हो गया, और जो ग्लैंड्स होती हैं ड्यूडेनम में, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होना है? ड्यूडेनम में होना है। तो ड्यूडेनम में कई ग्लैंड्स होती हैं, सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। नाम क्या? क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। कहाँ होता है ये? लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन विली। कहाँ होता है? विली। अब क्योंकि विली तो ड्यूडेनम में होता नहीं है, विली कहाँ होता है? आपको जजनम इलियम में होता है, तो जजनम इलियम में ग्लैंड्स हैं। ये कहाँ है? ड्यूडेनम में। समझ में आ गया? ये ड्यूडेनम में है और ये जजनम इलियम में है। विली के बीच में होता है। जैसे ये विली है, ये विली देख रहे हैं, इस तरीके से माइक्रोविली होता है, तो यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। जहाँ पर विली, दो विली आपस में जो मिलते हैं उनका जो बेस पोर्शन है, ठीक है, विली के बीच में एट द बेसल पार्ट दोनों विली, हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, तो यहाँ पर लगा रहेगा क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। ये विली हो गया, यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। विली का जो बेस है वहाँ पर लगा रहेगा ये ग्लैंड, ठीक है। क्या बनाते हैं ये? तो इससे बहुत सारे एंजाइम बनेंगे। अब कौन कौन से एंजाइम बनेंगे, ठीक है, अभी जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन बताएंगे, जैसे माल्टेज एंजाइम है, सुक्रेज है, लाइपेज है, बहुत सारे एंजाइम बनाते हैं सब लोग। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ग्लैंड्स में। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ग्लैंड होती है? ब्रूनर्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में होती है। अब अगला है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है? एक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। इतने ग्लैंड्स सब ग्लैंड खत्म, सब ग्लैंड खत्म हो गए टोटल, ठीक है। क्योंकि ग्लैंड्स कहाँ तक है? जजनम इलियम तक ग्लैंड्स हैं केवल, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होती है, कोई डाइजेशन नहीं है ऐसा। जैसे पानी की ओर से, हाँ, केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वहाँ पर। अब डाइजेशन ऑफ मैकेनिज्म क्या समझना है? जब हम लोग फूड खाते हैं तो क्या क्या फूड में खाते हैं? क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी खाएंगे, प्रोटीन होगा, फैट होगा, मेन यही तो है।
मेन यही जिसका डाइजेशन होना है, तो इन्हीं को डाइजेशन को समझते हैं कि कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट, कैसे लिपिड या फैट का। तो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी स्टेज होती है, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का सेंस क्या है, स्टार्च होगा ना फूड में, ठीक है, स्टार्च खाते हैं हम लोग। तो स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है। तो लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम माउथ, स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से स्टार्टिंग होती है। लेकिन कभी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, माउथ में केवल पार्शियल डाइजेशन है। पार्शियल का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा डाइजेशन होता है, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है, केवल पार्शियल डाइजेशन, ठीक है, मतलब 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। कितना स्टार्च डाइजेस्ट होगा, 30% स्टार्च, ठीक है, वो भी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जो स्टार्च है, स्टार्च का 30% हिस्सा कहाँ डाइजेस्ट होगा, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में, ठीक है। और ये जब डाइजेस्ट होगा तो एंजाइम कौन सा लगेगा, सैलाइवरी एमाइलेज, सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम लगेगा। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये डाइसैकेराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइसैकेराइड जानते हैं, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है ना, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड बनाएगा। अब ये डाइसैकेराइड आगे डाइजेस्ट हो जाएंगे, आगे जाकर के कहाँ, ये जाके ड्यूटनम में पहुंचेंगे, वहीं डाइजेस्ट होंगे। समझ में आ रहा है, पैप्सिन बता रहे हैं सीक्वेंस। इसके बाद अगला जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ है, 70% स्टार्च जो है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, 70% हिस्सा देखिए बचा स्टार्च का, स्टमक में स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं है, माउथ में डाइजेशन स्टार्च का, इसके बाद ड्यूटनम में बताएंगे, क्योंकि स्टमक में कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा स्टमक को, किसके लिए, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला। तो ये कहाँ होगा, ड्यूटनम, प्रोटीन के लिए बनता है, ड्यूटनम में है, ठीक है। 70% कहाँ होगा, ड्यूटनम होगा। यहाँ पर क्या होगा, ड्यूटनम में स्टार्च पर कौन सा एंजाइम, पैनक्रियास क्या बनाया, पैनक्रियास एमाइलेज बनाया, एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, उसने एमाइलेज बनाया। अब ये एमाइलेज क्या करेगा, इस स्टार्च को तोड़ देगा, वही बनाएगा डाइसैकेराइड। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, पहले वो डाइसैकेराइड में बदलेगा तब मोनोसैकेराइड बनेगा, उसको आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बनता है। तो पहले क्या बनेगा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। ये कहाँ बन रहे हैं, ये एमाइलेज कहाँ से निकला, फ्रॉम पैनक्रियास, पैनक्रियास। अब ये जो डाइसैकेराइड बना हुआ है, देख रहे हैं ये डाइसैकेराइड है, ये आगे जाएंगे तो डाइसैकेराइड का क्या होगा, डाइजेशन होगा किसमें, मोनोसैकेराइड बनेगा ना, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या हो सकते हैं बताइए, ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा, और क्या होता है, गैलेक्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड, समझ में आया। माल्टोज क्या है, ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ये ड्यूटनम में चल रहा है, लेकिन इसका एंजाइम पैनक्रियास से नहीं बन के आएगा, पैनक्रियास ने तो अपना काम कर दिया एमाइलेज बना करके, 70% स्टार्च को उसने तोड़ दिया डाइसैकेराइड में। अब जो डाइसैकेराइड है ये आगे कन्वर्ट होगा, ड्यूटनम में होगा, लेकिन ड्यूटनम में जो आगे ग्लैंड्स लगी हैं इंटेस्टाइन में, कौन सी वाली, क्रिप्टोफ्लोरोकुल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, समझ में आ रहा है, उसमें कई एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम है। आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स बन के लिखा हुआ है, सबसे नीचे रिएक्शन लिखी गई है, उसमें आप देखिएगा तो डाइसैकेराइड पर माल्टोज, देखिए माल्टेज एंजाइम रिलीज होगा, सुक्रेज एंजाइम रिलीज होगा, और क्या होगा, लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। ये 3 एंजाइम दिख रहे हैं, क्या करेंगे, माल्टोज डाइसैकेराइड कौन कौन सा हो सकता है, माल्टोज, इसके बाद क्या होगा इसमें, लैक्टोज, सुक्रोज, तीनों और सुक्रोज होगा, ठीक है। माल्टोज किसमें टूटेगा,
2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा, एंजाइम का नाम लगेगा माल्टेज, और क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एंजाइम कौन सा देखिए? माल्टोज के लिए ये एंजाइम, लैक्टोज के लिए ये, और सुक्रोज के लिए ये एंजाइम। हो गया? ये एंजाइम कहाँ है? ये इंटेस्टाइनल एंजाइम है। ये सब कौन से हैं? ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है। ये इंटेस्टाइन वाले एंजाइम तो हो गया कन्वर्ट, अभी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से चालू होता है, तो आप बताएंगे माउथ से। पार्शियल डाइजेशन है कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। समझ में आ गया? और स्टमक में कभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता। अगला देखिए, डाइजेशन ऑफ फैट। हटा दें इसको। फैट का डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को लिपिड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड्स। नाम और होता है ये माल्टेज शुक्र ये सब एंजाइम की ग्लैंड। कौन सा? ये जो है हेड ये ग्लैंड नहीं है, ये एंजाइम जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बनेंगे। क्रिप्ट ऑफ लिवर की जो ग्लैंड है बहुत सारे एंजाइम बनाती है। देखिए 3 एंजाइम आपको दिखा दिया ना मैंने, बताया था कौन कौन से एंजाइम बनेंगे, बताएंगे आपको। तो 3 एंजाइम दिखा दिया ना कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन कौन से एंजाइम बना रही है, अभी और बनेगा। फैट का डाइजेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी एंजाइम मिलेंगे। ठीक है, तो फैट लिख लिया है? यस सर। बता दें इसको। बुक में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फैट के लिपिड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं इनको? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड। ये कैसे? फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, स्टमक में नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? सीधे डिओडेनम से। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा स्टार्ट, अकर्स लिखिएगा, अकर्स एंड डिओडेनम। कहाँ इसका डाइजेशन होता है? डिओडेनम में। शुरू होता वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? डिओडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करेगा। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड, जिसको आप क्या बोलते हैं? फैट। फैट जो होता है डाइजेस्ट होने के लिए पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होगा, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट को तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट्स में फैट ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब डाइजेशन नहीं है, उसको तोड़ देना, स्मॉल पार्ट में फैट को ब्रेक डाउन करा देना, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। किससे होता है ये? बाइल सॉल्ट से। किससे होगा? बाइल सॉल्ट। कहाँ से? लिवर में बनाया, कहाँ इकट्ठा था? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से होता हुआ आ रहा था ना ये बाइल सॉल्ट आ रहे थे। बाइल सॉल्ट क्या करेंगे? फैट को तोड़ेंगे, इमल्सिफाई करेंगे, तो फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। देखिए, ठीक है, ये क्या है? फैट ब्रेक डाउन हो गया, मतलब इमल्सिफाई हो गया। क्या हो गया? इमल्सिफाइड। फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया इसका। अब यही जो फैट टूटा हुआ है, यही फैट क्या करेगा? अब डाइजेशन होगा इससे। ठीक है, तो अगला लिखेंगे इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड का मतलब जो फैट इमल्सिफाइड हो, छोटे छोटे हो गए, टूट गया है फैट। ट्राइग्लिसराइड जो टूट गया है, ठीक है, वो क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ? तो एमाइलेज लाइपेज एंजाइम बनाता है पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज डिओडेनम में, यही पैनक्रियाज लगी होती है डिओडेनम के पास। पैनक्रियाज लाइपेज बना के भेज रहा है ना, लाइपेज डाइजेस्ट कराएगा। क्या करेगा? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज होगा, फैट को क्या करेगा? किसमें टूटेगा ये? डाई एंड मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड्स का मतलब समझ में? सर जो
सर उसका श्रावण कौन करता है, कहाँ से करता है? HCl जो है पैराइटल सेल स्टमक बताया था, स्टमक स्टमक में जो पैराइटल सेल होती है वो HCl बनाकर ठीक है। अभी फिर से देख लीजिए, ये ट्राइग्लिसराइड था, ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, जब ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा तब तो डाइग्लिसराइड बदल चुका है, ठीक है। लाइपेज ने इसको कन्वर्ट कर दिया डाइग्लिसराइड में, ठीक। ये किसने, ये कहाँ से आया लाइपेज? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से आया। अब अगला काम कौन करेगा? वही जो ग्लैंड इंटेस्टाइन वाले हैं, क्रिप्ट ऑफ लुबरकुन, उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, उनके अंदर भी लाइपेज है। एनसीईआरटी में पढ़ेगा, लिखा हुआ है कि डाइग्लिसराइड को कौन तोड़ेगा? लाइपेज खुद तोड़ेगा इसको। तो कौन सा लाइपेज? इंटेस्टाइन वाला लाइपेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल लाइपेज। यहाँ पर डाइग्लिसराइड जो होंगे ये फिर लाइपेज से टूटेंगे, किसमें? मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड बनाएगा, ठीक है। और मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। जानते हैं लिपिड किससे बनता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट किससे बनता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अल्टीमेटली फैट टूट जाएगा जिससे बना था वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये लाइपेज कहाँ से आया? इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन वाला। इंटेस्टाइनल जूस लिखिए क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस में है। सर जी मोनोग्लाइसेक्राइड को ही फैटी एसिड कहते हैं, ग्लिसरॉल वो सर मोनो फैटी एसिड या ग्लिसरॉइड ये सब मोनो एसिडिक फॉर्म में रहता है। हाँ, इसी का दूसरा नाम है, जैसे जैसे आप जान रहे हैं, समझ गए सर। फैटी एसिड है ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, यही है ना। इस पर आप एक फैटी एसिड का चेन जोड़ दीजिए तो बन गया मोनोग्लिसराइड। एक और फैटी एसिड का चेन जोड़ दीजिए डाई, एक और जोड़ दीजिए ट्राई। ये ट्राइग्लिसराइड का मतलब 3 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। पहले एक हटेगा तो डाइग्लिसराइड, ठीक है, 2 हट जाएंगे तो मोनोग्लिसराइड। समझ में आ गया? और ये भी मोनोग्लिसराइड में अब इन दोनों को हटाना पड़ेगा ना, फैटी एसिड को अलग करना पड़ेगा, इससे ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। ये जब फूटेगा ये बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं ना। ये इंटेस्टाइनल जूस है। पैनक्रियाज तो एक ग्लैंड हो गया, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड लगी होती है इनर वॉल में, उसको क्रिप्ट ऑफ लुबरकुन बोला जाता है। ग्लैंड्स को क्रिप्ट ऑफ लुबरकुन, ड्यूडेनम में जजनम में ग्लैंड्स होती हैं, वो एक जूस बनाती हैं, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, देखिए 3 एंजाइम ऊपर बताया थे अभी आपको। एक एंजाइम हो गया लाइपेज, माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज, माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज। लिखिए इसको। यस सर। तो ये फैट का डाइजेशन। इसके बाद डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं? डीएनए आरएनए कहाँ होता है? डीएनए आरएनए कहाँ मिलेगा आपको बताइए? क्या फूड में डीएनए आरएनए है? है? नहीं है। खाना खाते हैं, सेल होती है ना उसमें, फूड में सेल्स हैं, सेल्स में न्यूक्लिक एसिड है नहीं है? सब कुछ है, सेल तो है उसमें। तो डीएनए आरएनए उसका डाइजेस्ट होना पड़ेगा ना, उससे नाइट्रोजन बेस बनेगा, शुगर बनेगा। आखिर हमारी बॉडी में जब नया डीएनए बनाना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, हमारी बॉडी में जब सेल मल्टीप्लाई करती हैं तो पुराने डीएनए से नया डीएनए कैसे बनेगा? उसको नाइट्रोजन बेस चाहिए, शुगर चाहिए, कहाँ से आएगा? बाहर से ले रहे हैं ना। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट होगा तो नाइट्रोजन बेस बनाएगा, एडमिन गुआनिन सारी चीजें उसी से तो बनेगा डीएनए। सब मिलेगा, सब कुछ है। डीएनए आरएनए का डाइजेशन कहाँ होता है? देखिए न्यूक्लिक एसिड इसका यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है यूनिट? न्यूक्लियोटाइड से बनता ना। ये डाइजेस्ट होगा न्यूक्लियस एंजाइम से। न्यूक्लियस का मतलब समझ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर डीएनए को डाइजेस्ट करना है तो डीएनएस, आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो आरएनएस। तो डीएनएस और आरएनएस दोनों क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। तो इसमें आपको डीएनए भी हो सकता है, डीएनएस और आरएनएस, ठीक है, दोनों एंजाइम हो सकते हैं।
ठीक है। ये टूटेगा न्यूक्लियोटाइड में, किसमें टूटेगा? न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन इनटू द, क्योंकि इसी का यूनिट तो है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये एंजाइम कहाँ है? ये पैंक्रियाज में है, फ्रॉम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से मैंने 3 एंजाइम बताए थे ना, यस सर, ये भी पैंक्रियाज में बनता है। ये भी एंजाइम कहाँ बनता है? पैंक्रियाज में, ठीक है। याद रखिए ये न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। अब आगे का डाइजेशन कौन कराएगा? फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस कराएगा। सारा फाइनल डाइजेशन किसके पास पहुंच रहा है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स सारा बुक में पढ़िएगा, सब लिखा है, ये सारी चीजें हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक डाउन करेंगे न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड ध्यान देंगे आप, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? देखिए किस तरीके से पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, यही तो है न्यूक्लियोटाइड, यही है ना। इसमें से फॉस्फेट हटा दीजिए, क्या बचा? न्यूक्लियोसाइड, साइड बचा ना, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जब टूटेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, क्या बनेगा? फॉस्फेट बनेगा। एंजाइम का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोटाइडेज, क्योंकि एंजाइम के नाम में लास्ट में सफिक्स क्या लगाते हैं? सबस्ट्रेट के नाम के आगे ये सफिक्स जोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइडेज। ये कहाँ का एंजाइम है? इंटेस्टाइनल जूस का है ये, मतलब इंटेस्टाइन में जो एंजाइम बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस बोला जाता है, ठीक। अब न्यूक्लियोसाइड बन चुका है, फॉस्फेट निकल गया, इस न्यूक्लियोसाइड को भी तो तोड़ना है, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ना है। कैसे टूटेगा? वही सेम इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम आएगा, नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। समझ में आ रहा? न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला एंजाइम। क्या बनेगा इससे? 2 चीजें हैं इसमें ना, क्या है इसमें बताइए? इसमें क्या है? पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, इसको अलग कर देना है। यहाँ से नाइट्रोजन बेस पेंटोज प्लस पेंटोज शुगर अलग हो जाएगी, पेंटोज शुगर हो गया। ये सबसे छोटा यूनिट बन गया, ठीक है। अभी एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ में आया? तो न्यूक्लिक एसिड का ऐसे डाइजेशन होगा। अब बचा प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। सर ये सीक्वेंस वाइज ऐसे चल रहा है? सीक्वेंस वाइज नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मैंने आपको समझाने ताकि प्रोटीन वाला कठिन है तो आसान चीजें पहले पढ़ा देते हैं, तो आपको प्रोटीन लास्ट में भी समझ में आ जाएगा। पता लगा कठिन चीज पहले को उठा लेता, समझ में नहीं आता। ऐसा सीक्वेंस वाइज नहीं होता है, सारी चीजें एक साथ टूट रही हैं। ड्यूटेनम है, फैट, प्रोटीन सब कुछ पहुंच रहा है, सब एक साथ टूट रहा है, समझ में आ रहा है? सब एक साथ हो रहा है। स्टार्च, क्योंकि माउथ में केवल और केवल स्टार्च डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले स्टार्च से शुरुआत होती है, उसके बाद कहेंगे किसका नंबर आता है? प्रोटीन। स्टमक में प्रोटीन की शुरुआत हो जाती है डाइजेशन की। फैट की शुरुआत कहाँ होती है? ड्यूटेनम में, वहीं खत्म। सबसे लास्ट में फैट डाइजेस्ट करेगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, बीच में प्रोटीन लिख लीजिएगा सीक्वेंस। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत होती है। देखिए फाइनलाइज सब एक साथ होते हैं, फाइनलाइजेशन सबका एक साथ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग सबसे पहले, देन उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का स्टार्टिंग होता है डाइजेशन का, उसके बाद लास्ट में फैट की शुरुआत होती है और लास्ट सब एक साथ, लेकिन फाइनल डाइजेशन चलता है। बक्कल कैविटी लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट इन बक्कल कैविटी, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पूरा लिख लेना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन लिखिएगा, डाइजेशन स्टार्ट इन बक्कल कैविटी, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। और प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, और फैट डाइजेशन कहाँ होता है? स्टार्ट एंड ड्यूटेनम, इनकी स्टार्टिंग है। ये लिखने वाला ये सर अभी लिखा है क्या? अभी
प्रोटीन पढ़ाया नहीं गया। प्रोटीन पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन ना, मैंने एक साथ बता दिया आपको, ये सीक्वेंस है इस तरीके से, कौन कहाँ डाइजेशन शुरुआत करता है, ठीक है। ये बाद में घटा देना सर। यस सर। हो गया ये? यस। फाइट का सब वहीं शुरू होता वहीं खत्म। हाँ, लास्ट से वही जो कुछ बचा रह जाता है। देखिए ड्यूटनम में मैक्सिमम डाइजेशन, ये भी कहीं नोट कर लेना, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ है? ड्यूटनम। मैक्सिमम डाइजेशन एंड ड्यूटनम, ये सब प्रोटीन के बाद लिखाना था। ये नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ है? ड्यूटनम में, ठीक है। तो ड्यूटनम में लगभग मान लिया जाता है कि डाइजेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर कुछ बचा रह जाता है तो जजनम एलियम में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो रिमेनिंग डाइजेशन इन जजनम एलियम लिखेंगे, डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। सर ऐसे सीक्वेंस लगा रहता है क्या कि पहले ड्यूटनम आएगा फिर इलियम आएगा? हाँ ऐसा था। डाइजेशन लगभग कंप्लीट कहाँ होता है? कंप्लीट एंड ड्यूटनम, ठीक है, लगभग पूरा। बट रिमेनिंग पार्ट तो बचा हुआ है, अगर रिमेनिंग डाइजेशन एंड जजनम एलियम, जजनम एलियम में होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन देखिए कैसे है। प्रोटीन डाइजेशन बता दें इसको कितने हैं? यस सर। अरे तुम ही बोल रहे थे इतने अच्छा। नो सर। डाइजेशन स्टार्टिंग में स्टोमच। सर स्टमक में होता है स्टार्टिंग स्टमक। अभी चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब बुक को रीड कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर एससीएल के बारे में नहीं बताया कुछ। हाँ एससीएल एससीएल बता रहे हैं, हम बता देंगे, एससीएल फिर से बता देंगे, बताया है लेकिन फिर से बता देंगे। वही आ रहा है सर। आप हमारे लिए नहीं गए तो काम कर रहे हैं। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में, ठीक है। तो ये है प्रोटीन। क्या होता है सर? जिसे कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हो जाता है, फैट में लिपिड का ट्राइग्लिसराइड हो जाता है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड का ग्रुप है, पॉलीपेप्टाइड का ग्रुप है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड, ध्यान सुनिएगा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में डिफरेंस है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में अंतर है थोड़ा सा। कोई बताएगा क्या अंतर है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बन जाता है। जैसे पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ऐसी चेन जिसमें सेवरल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कितने अमीनो एसिड जुड़ते हैं? 100 से ज्यादा होने चाहिए। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, बाकी सारी प्रोटीन में कितने होते हैं? 100 से ज्यादा। एक प्रोटीन को छोड़ करके उसमें केवल 51 अमीनो एसिड है, बाकी सभी में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड, ठीक। तो प्रोटीन जो होती है ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड का एक चेन हो गया, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें एक ही प्रोटीन की चेन होती है, ओनली वन चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। एक ही चेन रहेगा तो आप इसको पॉलीपेप्टाइड भी कहिए, प्रोटीन भी कहिए, बात एक ही है ना। सुन लीजिए, हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन ही चलता है। इधर देखो इसका, कुछ प्रोटीन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो आप इसको प्रोटीन भी कहेंगे या पॉलीपेप्टाइड, बात एक ही। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो कह सकते हैं कि कुछ प्रोटीन में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, कुछ प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से बनती है। इंसुलिन में, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा, 4 चेन होती है। तो ये डिफरेंस है कि पॉलीपेप्टाइड के मिलने से प्रोटीन बन सकती है। तो प्रोटीन का डाइजेशन देखिए, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? स्टमक के एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है।
प्रोटीन है ये, प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा? पेप्सिन। पेप्टोज करेगा। पेप्सिन जो है, पहले यहाँ देख लीजिए, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन किस फॉर्म में बनता है? पेप्सिन पेप्सिनोजेन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन कॉल्ड पेप्सिनोजेन। मतलब एंजाइम एक्टिव स्टेट में नहीं बनते हैं, किस स्टेट में बनते हैं? इनएक्टिव। इसी को साइटोकैल्सिन कहते हैं। रेनिन जो होगा, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन की फॉर्म में, प्रोरेनिन, जो रेनिन एंजाइम होता है वो किस फॉर्म में बनता है? प्रोरेनिन। ठीक है, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं HCl की प्रेजेंस में। HCl जो बनता है स्टमक में वो उस एंजाइम को एक्टिवेट कराता है। अगर HCl नहीं बनेगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और एक्टिवेट होकर क्या बनाते हैं? ये एक्टिवेट होकर के देखिए बनाएंगे क्या चीज? पेप्सिन बनाएंगे। ठीक है, और रेनिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेनिन। तो प्रोटीन जो होती है, ठीक है, रेनिन चाइल्ड में रिलीज होता है, मिल्क को डाइजेस्ट कराता है, हम लोगों में रेनिन नहीं बनता है। ठीक, तो पेप्सिन यहाँ से रेनिन को हटा दीजिए, इसलिए कहूँगी ह्यूमन डाइजेशन एडल्ट वाला कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन है, पेप्सिन डाइजेस्ट कराएगा, उसको क्या बनाएगा? पेप्टोन। पेप्टोन बनाएगा, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस। ठीक है, और कुछ क्या है इसमें? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। देखिए तीन चीजें, थोड़ा समझ लीजिए इसको क्या है। कोई बताएगा क्या है इसका कंसेप्ट? क्या है ये? ये लिखा है प्रोटीन्स टूटती हैं, ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन टूट के चकनाचूर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वही पार्ट देख रहे हैं, पहले इसको बीच में से टूटेगा। ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो पेप्टोन और प्रोटीएजेस क्या है? प्रोटीन का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ये। मतलब प्रोटीन पहले टूट के थोड़ी बड़ी बड़ी छोटी जाती है, उसके बाद वो छोटा होता है। तो ये क्या है? ये पार्शली डाइजेस्ट पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोटीन के टुकड़े हैं ये दोनों। क्या है? ये फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन समझ सकते हैं। और जो बचा हुआ प्रोटीन रहेगा जो नहीं टूट पाया, हो सकता है कोई पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी पड़ी है, वो टूटी ही नहीं, तो ये पॉलीपेप्टाइड बचा रह जाएगा, वो टूटा ही नहीं है। और कुछ पॉलीपेप्टाइड टूट सकती है, तो ये बना देंगे, टुकड़े बना देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद में देखिए, ये जो पेप्टोन है और ये क्या है? प्रोटीएजेस देख रहे हैं, ये डाइजेस्ट होगा, ये सारी चीजें डाइजेस्ट होगा। अब इसके बाद डाइजेशन कहाँ होगा? ये तो हो गया पेप्सिन का की हेल्प से स्टमक में हो रहा है। कहाँ? स्टमक में। ठीक है, स्टमक में डाइजेशन हो गया। स्टमक में केवल यही इतना बनता है, कभी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये इनकम्प्लीट लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट ब्रोकन पार्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड प्रोटीन है ये, डाइजेस्टेड प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है दोनों। ठीक, अब इसका फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? तो पेप्टोन देख रहे हैं, पेप्टोन्स, और क्या है? प्रोटीएजेस। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। ये है रिमेनिंग प्रोटीन जो टूटा ही नहीं है, ये रिमेनिंग प्रोटीन है जो बची रह गई है। ठीक है, तो इनको डाइजेस्ट कराने के लिए ये दोनों देखिए किससे डाइजेस्ट हो जाएगा? ये होगा, एंजाइम बनता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, CRYPSIN, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, और एक बनता है, जानते हैं, ट्रिप्सिन बनता है, ट्रिप्सिन। ये कहाँ के एंजाइम हैं? ये तीनों एंजाइम इसके हैं, पैनक्रियास, साइड में लिख लीजिएगा। देखिए, और ये एक्टिव फॉर्म में नहीं बनेगा, ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। कैसे बनेगा? इनएक्टिव। तो काइमोट्रिप्सिन किस फॉर्म में बनेगा पैनक्रियास से? ऐसे लिखेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ये पैनक्रियास के एंजाइम है। ठीक है, पहले इसको ट्रिप्सिन को लिखिए। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन देख रहे हैं, ट्रिप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में।
भाई ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं बनता है। ट्रिप्सिन जैसे पैप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं बनता, वो पैप्सिनोजन की फॉर्म में बनता है, या प्रोपैप्सिन HCl उसको एक्टिवेट कराता है, ऐसे ही ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में बनेगा। ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, इसमें बेसिक पीएच होना चाहिए। अगर पीएच एसिडिक है तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। पीएच क्या होगा यहाँ पर 7.8 पीएच रहना चाहिए, ठीक है। और इस पीएच को कौन पीएच कहाँ से आएगा? एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज, वो इसको कन्वर्ट करा देता है इसमें, ठीक है। यहाँ एंजाइम है एंटीरोकाइनेज, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है। समझ में आ रहा है? अब जब ट्रिप्सिन बन गया, इसके बाद में काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये जो काइमोट्रिप्सिन देख रहे हैं, ये काइमोट्रिप्सिन किस फॉर्म में बनेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में, किसमें? काइमोट्रिप्सिन, देख रहे हैं। और एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये होगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी कन्वर्ट किसमें होगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? देखिए ये सारे तीनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, पैनक्रियाज से ही एक्टिव होते हैं। कैसे एक्टिव होते हैं? ये तो अपना खुद एक्टिव हो गया एंटीरोकाइनेज से, और जैसे ही ट्रिप्सिन बन जाएगा, ये ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम को खुद एक्टिवेट कराएगा। ये दोनों एंजाइम को एक्टिव कराने का कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा एंटीरोकाइनेज से, और ये दोनों एक्टिव कैसे होंगे? ट्रिप्सिन की मदद से। एरो लगाएंगे कि ट्रिप्सिन दोनों को एक्टिवेट कराएगा। समझ में आ रहा है? दोनों को एक्टिवेट कौन कराएगा? ट्रिप्सिन, बेसिक पीएच में। ये एंटीरोकाइनेज जो एंजाइम, और एक और देखिए आपको बताया था मैंने, ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन पीएच, ड्यूओडेनम है ना, ड्यूओडेनम में पीएच बेसिक कैसे होता है? यहाँ से जो पैनक्रियाज में सब कुछ बना के भेज रहा है, ये सब एंजाइम ये काम तब करेंगे जब बेसिक पीएच मिलेगा। बेसिक पीएच कौन बनाया? ड्यूओडेनम में जो ब्रूनर ग्लैंड है उसने, और एक बेसिक पीएच एंटीरोकाइनेज में डेवलप करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पीएच सही का 7.8 रहेगा बेसिक। सर जो बॉडी में सब पार्ट्स होते हैं सर, जो आपका सर रहता है सर, उसमें सबका पीएच होता है। किसका? जैसे खून का पीएच हो गया, हाँ ब्लड का पीएच होता है, होता है, सबका पीएच, सलाइवा का पीएच होता है, क्यों सर अलग-अलग है? सबका अलग अलग पीएच, ठीक है। क्यों सर? उसमें कोई रीजन नहीं क्यों अलग अलग पीएच है। जैसे पैप्सिन, स्टमक का पीएच एसिडिक क्यों है? क्योंकि पैप्सिन काम ही नहीं करेगा। अगर स्टमक का बेसिक पीएच हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा, पैप्सिन एक्टिव नहीं होगा। ऐसे ये ड्यूओडेनम का पीएच बेसिक क्यों होता है? क्योंकि ये जो एंजाइम बन रहे हैं एक्टिव नहीं होंगे। सर वो ऐसे बनाया सीक्वेंस की इसका, हाँ अलग अलग प्लेस पर अलग अलग चीज़ है, बताइए। ये काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड और ट्रिप्सिन जो है ये सर पैनक्रियाज से, ये सब पैनक्रियाज के, अभी तक मैंने पैनक्रियाज के आपने केवल 3 ही एंजाइम पढ़े थे ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये भी एंजाइम हैं। जी सर, ये भी पैनक्रियाज के हैं। न्यूक्लियस एंजाइम भी पैनक्रियाज से बनता है, ठीक है। इतना समझ, पर इधर ये क्या कर ये है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में बन रहे हैं एंजाइम, इनको एक्टिव होगा कैसे? ये कैसे एक्टिव होंगे? ये सब पैनक्रियाज के अंदर ही होगा, पैनक्रियाज के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, इधर वाला भी। ठीक है, मतलब पैनक्रियाज से बन के इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा, एक्टिव होगा ड्यूओडेनम में जाकर के। पैनक्रियाज के अंदर एक्टिव नहीं होगा, ड्यूओडेनम में बेसिक पीएच मिलेगा उसको। ये सारे एक्टिव कहाँ होंगे? ड्यूओडेनम में जाके एक्टिव होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेसिक पीएच ड्यूओडेनम में मिलेगा। 7.8 पीएच वाला वो, मतलब इतना रहेगा ये, और 7.8 जब पीएच पाएगा, हाँ, कंडीशन ड्यूओडेनम में पाएगा और फिर काम अपना वही करेगा, ड्यूओडेनम में एक्टिवेट होगा। लेकिन निकलने वाला काम यही कर रहा पैनक्रियाज से। हाँ, ये एक्टिव फॉर्म में पैनक्रियाज निकलेंगे, सब एक्टिव होंगे ड्यूओडेनम में जाकर। पीएच एसिडिक पीएच, पेप्टोन हो गया, प्रोटीएजेस, और ये क्या हो गया? ठीक है। अभी काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। हमको एक मिनट एनसीईआरटी दे दीजिए। डाइपेप्टाइड लिखा गया होगा, मैं देख रहा हूँ क्लियर, डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। ट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम क्या बनाएंगे? पेप्टोन्स क्या है? प्रोटीन जो टूटा वो बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। बड़े बड़े टुकड़े बने, उनको और छोटा करना है, उनको और छोटा करना। जैसे ये बड़ी प्रोटीन थी, उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, इतना छोटा नहीं हुआ, क्या बन गए ये, ठीक है। इनको और छोटा करना है तो बनेगा डाइपेप्टाइड। क्या बनेगा इससे? डाइपेप्टाइड्स, ठीक है।
देख रहे हैं, ये सब मिलाकर के क्या बन जाएंगे? डाइपेप्टाइड्स। ये तीनों एंजाइम ऊपर काम करेंगे, बना देंगे डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, हो गया। तब आगे का काम कौन करेगा? ड्यूओडेनम में जो इंटेस्टाइनल जूस बन रहा ना, उसमें भी एंजाइम है, तो डाइपेप्टाइड को फाइनलाइज तोड़ने का काम ड्यूओडेनम में होगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस की मदद से होगा। डाइपेप्टाइड का मतलब समझना है, कितना अमीनो एसिड होगा बताइए? जो बताया कितने अमीनो एसिड हैं डाइपेप्टाइड चेन में? 3 अमीनो एसिड। डाइपेप्टाइड का मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 1 2 3 अमीनो एसिड, एक ये 2 पेप्टाइड बॉन्ड। इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, 3 अमीनो एसिड रहेगा उसमें, 2 पेप्टाइड बॉन्ड 3 अमीनो एसिड। ठीक, छोटी रही, चेन छोटा होता जा रहा है ना। प्रोटीन का चेन देखिए, ये और छोटा हुआ और छोटा हुआ, अभी जाकर के फाइनलाइज अमीनो एसिड में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? सारे अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे ड्यूओडेनम में जाके। ड्यूओडेनम में अभी अमीनो एसिड में टूटेगा। डाइपेप्टाइड ये क्या है? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर जाएगा डाइपेप्टाइड्स। समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए आगे है डाइपेप्टाइड्स। ये ब्रेक डाउन करेगा किसमें? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, कहाँ ब्रेक डाउन करेगा? इन ड्यूओडेनम। किसकी मदद से? इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम का नाम रहेगा डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, जितना रिएक्शन लिखा गया था इस पेज पर सारा हो गया। देखिए सब रिएक्शन हो गई है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फूड आगे बढ़ता है ना, उस फूड का नाम जानते हैं क्या होता है? काइम। काइम जानते हैं ना? डाइजेस्टेड फूड। देखिएगा काइम क्या है? काइम है ये सब डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक। और इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होकर के आगे बढ़ता है एब्जॉर्ब होने के लिए, फाइनल एब्जॉर्प्शन, तो इंटेस्टाइन में मतलब ड्यूओडेनम में जब फूड डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल। तो काइल क्या है? ये डाइजेस्टेड फूड है जिसमें इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सर ये पूरा जो डाइजेस्ट हो जाता है वही है? हाँ, फाइनल डाइजेस्ट ये है। ये स्टमक से आगे बढ़ेगा डाइजेस्ट होकर के काइम। स्टमक आगे जब बढ़ाएगा ड्यूओडेनम में भेजेगा तो काइम रहेगा। बताइए इसका पीएच कैसा रहेगा? एसिडिक नहीं होता है, एसिडिक पीएच। इसका पीएच कहते हैं क्योंकि स्टमक में एसिडिक पीएच है ना, वो आगे बढ़ेगा तो एसिडिक पीएच वाला फूड तो आगे जाएगा। ड्यूओडेनम में पहुंचेगा तो पीएच बेसिक होना पड़ेगा तुरंत। तो जब ड्यूओडेनम में डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ेगा तो बेसिक पीएच वाला आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका पीएच, काइल का पीएच क्या होता है? बेसिक। 7.8 बेसिक हो जाता है। हाँ, आगे देखिए एक टॉपिक और जल्दी से समझ लीजिए, 5 मिनट के टाइम में समझा लेते हैं आप। एलिमेंट्री कैनाल्स को आप कहीं से भी कट करिए, किसी भी हिस्से से। ठीक है, कितनी लेयर्स आपको दिखाई देंगी, किसी भी हिस्से से कट करिए। इस एलिमेंट्री कैनाल को आप औसत फिगर से काटिए, स्टमक से काटिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से काट के देखिए ट्रांसफर सेक्शन में कितनी लेयर्स हैं। तो आपको सबसे बाहर दिखाई देगा सिरोसा। सिरोसा, सम्यूकोसा, सिरोसा। ठीक है, बुक में केवल नाम बढ़ा लीजिए, सबके पास बुक है। सिरोसा किस टिश्यू का बना होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में जितने ऑर्गन हैं सबके बाहर एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम क्या होता है? एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जितने भी ऑर्गन बॉडी में है सबके चारों तरफ एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं? एरियोलर। सिरोसा का काम क्या हुआ? प्रोटेक्शन। क्या हुआ? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। अगली लेयर कौन सी होती है इसमें? नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, इसके अंदर सर्कुलर मसल लेयर। बुक में देखते रहिए CML LML मस्ट। जैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान सुनिए, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है फूड को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री कैनाल इसमें फिट है, मुड़ी हुई। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो फूड आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? मसल्स होना चाहिए ना।
ये तो मसल से बनाया है नेचर ने, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। इसके नीचे की लेयर कौन सी होती है? सबम्यूकोसा। ये क्या है? सबम्यूकोसा। नोट करेंगे क्या होता है इसमें? इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, और क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स मतलब ब्लड फ्लो करेगा, लिम्फ फ्लो करेगा, नर्व्स होंगी, ठीक है। और लास्ट में म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी होगा, देखिए नोट करिए, इसमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स इसमें भी होगा, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, मतलब खून दौड़ता है। अंदर की जो म्यूकोसा लेयर है उसमें भी ब्लड फ्लो करता है, उसमें भी लिम्फ फ्लो करता है। सब म्यूकोसा में भी क्या होता है? ब्लड और लिम्फ फ्लो करता है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि सब म्यूकोसा में नर्व्स होती हैं। म्यूकोसा में अंदर वाली लेयर जो म्यूकोसा उसमें कभी नर्व्स नहीं होती हैं, न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। सब म्यूकोसा में आप लिखिएगा नर्व्स, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक। म्यूकोसा में क्या लिखेंगे? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, समझ में आया? नर्व नहीं लिखा जाएगा, समझ में आया? इसीलिए बॉडी में अगर इंटेस्टाइन कहीं से अंदर से डैमेज होती है तो आपको जो पेन होगा, पेन तब होगा जब ये म्यूकोसा लेयर पूरी खत्म हो जाएगी। और सब म्यूकोसा की कॉन्टेक्ट में जो है कोई फूड या कोई चीज़ केमिकल सब म्यूकोसा को कॉन्टेक्ट करेगा, तब आपको एहसास होगा कि हाँ बहुत तगड़ा पेन हो रहा है, कोई चुभन हो रहा है। क्योंकि नर्व्स कहाँ होती हैं? सब म्यूकोसा। बताइए। जो सीरा जमी होती है, सर उसमें भी ब्लड फ्लो नहीं होता है? क्यों नहीं फ्लो होता? आर्टरी, वेन, कैपिलरी के 3 तरीके का ब्लड वेसल है। ये सर एलिमेंट्री कैनाल को ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में पढ़ लीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है। सर एलिमेंट्री देखिए आर्टरी वो होती है जो हार्ट से ब्लड को ले जाती है, उसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो करता है। वेन्स वो होती है जो बॉडी से वापस ब्लड को लाती है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं आ रहा। वेन्स बोलते हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड लाती है बॉडी में, रिटर्न होकर हार्ट में जाएगा। हाँ, अशुद्ध रक्त वेन में होता है, शुद्ध रक्त आर्टरीज में होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन सारी आर्टरी में नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी छोड़ करके, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन में है, समझ में आ रहा है, उनको छोड़ दीजिए। वो सर हाँ जो हार्ट के पास है हाँ, लंग्स वाले सर एलिमेंट्री कैनाल इस मॉडल से काटना आ रहा है। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल को आप कट करेंगे, किसी भी हिस्से से आपको ये लेयर दिखाई देगा। लेकिन स्टमक में एक लेयर और बढ़ता है, अगली बार बताएंगे। स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर भी होती है, एक लेयर और होती है स्टमक में, ऑब्लिक मसल लेयर, ठीक है। तो अगली बार देखिए जो बचा रहेगा, चैप्टर कंप्लीट होगा बहुत जल्दी। डिसऑर्डर बताना है, इसको थोड़ा सा फिर से बता देना। सर इसका सीक्वेंस फिर से बता देना है। सर क्वेश्चन लेके आइए। हाँ, क्वेश्चन लेके आएगा, अगली बार चैप्टर फिनिश होगा। अभी इसका सीक्वेंस बताना।